इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 2, जिसका हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, शासक और इतिवृत्ता, जिसमें हम मुगल दरबार लगभग 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, मतलब समझो तो आप मुगल शुरुआत जब हुआ था, मुगल का अंत जब तक हुआ, तब तक के बारे में यहाँ पर पूरा बढ़िया से बताया गया है, एकदम लंबा चौड़ा डिटेल्स के साथ। आपको यहाँ पर जानकर खुशी होगी कि करीब करीब ये 32 पेज का ये पूरा पार्ट है, अपना 9वां पार्ट। ठीक है, इसमें हमें मुगल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, हुमायूं नामा से लेकर अकबर नामा, शाहजहां नामा, चाहे बादशाह नामा तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी, बिना समय को बर्बाद किए हुए। आपको भी पता है कि आप भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे, आप सब जानते हैं। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि इन लोगों की दृष्टि हमेशा आगे चला कि हमें कुछ नया करना है, और अपने आप को विशाल तो मानते ही थे, लेकिन अपने आप को एक होशियार भी मानते थे भैया। और वो ऐसा नहीं कि उन लोगों के शरीर के अंदर जो खून था भैया वो राज करने का नहीं था, वो रजवाड़े ही थे, चाहे वो कहीं के हो। लेकिन आगे की दृष्टि यहाँ पर देखते हैं। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना लिखवाना था। जैसे में मुगल राजाओं ने, जो भी राजा बने, राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा है कि जो करेंगे उसको लिख डाल भाई तू। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया है। और अतिरिक्त बात कर लिया जाए तो इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में, जिस क्षेत्र में वो राज करते थे, उस क्षेत्र में शासन करने के लिए मदद किया। शासन करने में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठी की। जैसे मैं देखो मदद कैसे की, वो लोग बाहर देशों में घूमने गए, वहां से घूमकर जो जानकारी लेकर आए ना, उस जानकारी को इकट्ठा किया और उसको शासक को बताया, मतलब जो राजा था उसको बताया। अब राजा को बताया तो भैया वो सुनेगा, अब सुनेगा उसको अच्छा लगेगा, अपने राज्य में भी वो डालेगा। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ्य की इस शैली को क्रॉनिकल्स, मतलब इतिवृत्ति, मतलब इतिहास नाम दिया कि भैया ये इतिहास है। इंग्लिश में उसको क्रॉनिकल नाम से उसको बोला जाता है। ये इतिवृत्ति मतलब इतिहास की घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब जिस तरह घटना हुआ था वैसे समय बाय समय, साल बाय साल, दिन बाय दिन यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। मुगलों के इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए यह इतिहास अपरिहार्य स्रोत था। एक तरीके से देखो तो बहुत बढ़िया अपने आप को चमकाने का स्रोत था, मौका था भैया उन लोगों के पास। जो लिखेगा वो जाकर नाम कमाएगा इतिहास में, दुनिया में, भविष्य में जाकर नाम कमाएगा। एक और तो बात कर लिया जाए तो ये इतिवृत्ति मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था। आप जब ये इतिहास पढ़ोगे तो मुगलों के बारे में जानने को आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। खजाना था उनके बारे में जानने का, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों को, जो भी जुड़े व्यक्ति थे, उन सभी जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। मतलब इकट्ठा करके उसको लिखा गया था, किताब, एक ग्रंथ का रूप दिया गया था। दूसरी ओर की बात कर लें तो इन मूल्य पाठकों का उद्देश्य जो था ना, उन आशयों को संप्रेषित करना था जो हमारा आशय था। मतलब एक था कि भैया ये पूरा होगा, एक तरीके से इच्छा, तो उस इच्छा को पूरा करता था, जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे, और वो सीखते थे उस चीज से और लागू कर देते थे। अतः यह इतिहास हमें इस बात की एक झलक देता है कि कैसे शाही विचारधाराएं रखी, चाहे वो रची, कैसे वह शाही विचारधाराओं को रखी या उसको रची तथा प्रचारित की जाती थी, उसको ठीक तरीके से लागू करके उसको प्रचार भी किया जाता था उस जमाने में। यह अध्याय जो है ना, मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने आयाम, मतलब
लुभावने इतिहास की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालना है कि भैया मुगल साम्राज्य ने पूरे हिंदुस्तान में क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में। ये तस्वीर आप देखो, यहाँ पर बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपता तैमूर गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित किया गया है। और जो गोवर्धन था वो तैमूर के वंशज ही थे। और ये गोवर्धन अलग गोवर्धन थे, उन्हीं के बेटे परपोते वगैरह। तो वो लोग यहाँ पर मुकुट दे रहे हैं कि भैया तुम बाबर अब यहाँ पर तुम राज करोगे। लेकिन फिर उसको भगा दिया गया था अफगानिस्तान से भारत आया सिंध के रास्ते होते हुए और भारत पे इनका अपना कब्जा किया, क्योंकि उस समय इनको आमंत्रित किया गया था। तभी ये लोगों ने आकर यहाँ पर लड़ाई लड़ा, जीता और अपना राज्य को कायम किया। चलिए अब यहाँ से टॉपिक 1 चालू करते हैं। इसमें मुगल शासक और उनका साम्राज्य के बारे में यहाँ पर शुरुआती तरीके से बताया जाएगा, कैसे क्या हुआ, कौन पहला था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ऐसा ऐसे बढ़ते गया। तो मुगल नाम मंगोल से मिला था, मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ था। जैसे में देख लें तो यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। ये नाम मुगल चाहे मंगोल एक राज्य की भव्यता को बताता है कि वो राज्य कितना भव्य था, वो राज्य कितना बड़ा था, वो राज्य कितना आकर्षक था। मतलब यहाँ पर ऐसा एहसास कराता है ये मंगोल राज्य चाहे मुगल राज्य। लाल किला आपका धरोहर है हिंदुस्तान का, ताजमहल धरोहर है हिंदुस्तान के, और भी बहुत कुछ है जो हमारे हिंदुस्तान के धरोहर है, कुतुब मीनार भी। ये सब उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें जो पैसा लगा था हमारे बाप दादाओं का लगा था, इसलिए वो चीज हमारा है, हमारे देश का है, हमारा धरती का है, मेरे मिट्टी का है। तो इसी को मानकर चलते हैं। लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए, जो राजवंश के शासक थे, स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था, अपने खुद के लिए यह नाम नहीं चुना था उन लोगों ने। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा, क्योंकि उन लोग क्या कहते थे अपने आप को, तैमूरी, क्योंकि पितृपक्ष से वह तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंशज थे इसलिए तैमूरी कहते थे अपने आप को। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था। मातृपक्ष से देखा जाए तो चंगेज खान के संबंधित थे कौन, बाबर। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोल का उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए उन्हें बाबर गिरोह के नाम से चाहे बाबर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है, समझ में। और बाबर से ही शुरुआत किया, इसीलिए बाबर के पहले कोई नहीं जानता कि बाबर के बाप का नाम क्या नाम कोई शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन बाबर के बाद देख लो तो बहुत लोग नाम जानते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, और उसके बाद से तो बहादुर शाह होती है, वो खत्म, पूरा साम्राज्य खत्म। 16वीं शताब्दी के दौरान देखा जाए तो यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। यूरोप वासियों के जो परिवार रहते थे ना, राजा परिवार, उन लोगों ने मुगल शब्द का प्रयोग किया कि ये मुगल हैं। बाबर वंश से इनको मुगल वंश कर दिया गया। 16वीं शताब्दी से ही बात यहाँ पर देखा जाए तो इस शब्द का, मुगल शब्द का निरंतर हमेशा प्रयोग होता रहा था। और यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग, ये नाम है किसी का, तो रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक कौन थे, मोगली का आप फोटो भी बहुत ज्यादा देखते हो। मोगली का एक सीरियल आता था जो रिश्ते पर दिखाता था। अभी आप रिश्ते चैनल खोलोगे तो मोगली ही आपको दिखेगा। तो मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ था। मंगोल, मोगली से मुगल, तो ऐसे ही होते हुए मुगल नाम चालू हो गया था। तो मुगल यहाँ पे देख लो, मोगली और मुगल कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, खाली जो इधर मुंह है उसको मुंह कर दिया गया है, अली है तो लो कर दिया गया। तो मुगल व राजस्थान, लेकिन राजस्थान नहीं, यहाँ पर स्थानीय लिखा है भैया। मैं जो पढ़ूं उसी को मत मान लो, अपना दिमाग भी जरा लगा लो। तो मुगलों और स्थान, कौन स्थान, जिस स्थान पर रहते होंगे, तो स्थानीय सरदारों के बीच
जो मुगल आए और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए राजनीतिक मित्रता हुआ। उस मित्रता के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्र राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। पूरे भारत पे अपना साम्राज्य की रचना किया गया इन लोगों का थ्रू, ठीक है, तरफ से। तो जो साम्राज्य के संस्थापक हुआ करते थे, तो पहल का संस्थापक था कौन? जहीरुद्दीन बाबर। तो जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश अपने देश से फरगाना, उसका देश था फरगाना, तो फरगाना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। जो उसके साथी थे, उसके परिवार वाले थे, उसके सगे संबंधी थे, बाबर को भगा दिए थे वहां से। क्या कर दिए थे? भगा दिए थे। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया, काबुल जीत लिया। काबुल जीतने के बाद वो फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, जो भी उनके दल में थे, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा, भारत की तरफ आया। आते गया आते गया आते गया। ये नीचे तस्वीर जो आपको दिख रहा है, ये हुमायूं की पत्नी नादिरा का है, जो राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। 18वीं शताब्दी का चित्र है ये। कितना? 18वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। देखो क्या खूबसूरत सी शक्ल हुआ करती थी। मूड़ी पे एक अलग ही स्टाइल हुआ करता था। घोड़ा, सैनिक सब साथ मिलकर काम किया करते थे। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं। अब देखो, इसके उत्तराधिकारी जो थे बाबर के बेटे, क्या नाम था? बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। अब बेटा का नाम नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, नाम याद करना। 1530 से लेकर 40 तक इनका शासनकाल चला और उसके बाद से 1555 से लेकर 1556 ने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार किया, साम्राज्य की सीमाओं को बहुत बढ़ाया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। अफगान में एक नेता थे शेर शाह सूरी, उससे पराजित हो गया, हार गया हुमायूं, ठीक है। और हारने के बाद जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। जो ईरान के सफावी शासक थे, उसके दरबार में ये लोग क्या कर दिए? निर्वासित होने लगे थे। बाद मजबूर कर दिया कि भैया तू जो उधर भाग। 1555 में हुमायूं ने सुरों की पराजित, 1555 में फिर पासा पलटा, और पासा पलटा ऐसा कि हुमायूं ने सुरों को पराजित कर, शेर शाह सूरी के जितने भी सैनिक थे उनको पराजित कर, राजा को पराजित कर देने के बाद कर दिया, किंतु 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु 1 साल बाद, मतलब 56 में हो गया था, 56 में खत्म। 1556 में हुमायूं चल बसे अल्लाह के पास। और जब हम आगे देखेंगे तो कई लोग जलालुद्दीन अकबर, जो हुमायूं का बेटा था, तो जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद इनके मृत्यु हो गई। तो 1605 को, ठीक है, 1605 में इनकी मृत्यु। तो अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इससे अपने समय का विलासतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर जो था अपने राज्य का विस्तार किया, विशाल किया, अच्छा किया, पूरा समृद्ध किया और पूरे क्षेत्र में कब्जा किया और राज्य किया, पूरे क्षेत्र पर राज्य किया। और अकबर हिंदू कुश, अकबर को समझो यहाँ पे, अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ था। हिंदू कुश पर्वत जहां पर है ना, वहां तक इनकी साम्राज्य हुआ करते थे, अकबर के साम्राज्य। और उसने ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी, और इन सभी राजाओं के ऊपर लगाम लगा कर रखी। बेटा फरको नहीं, मेरे पप्पा है, काट देगा रे तेरे को। तो ऐसे डरवा कर रखते थे। किसको? सफावियों को और तुरान के राजाओं को डरवा कर रखता था। इधर मत मरना, नहीं तो बहुत बूटी बूटी काट डालेंगे हम। देखो आप, अकबर के बाद राजा कौन बना? अकबर के बाद जहांगीर।
जिसका शासनकाल था 1605 से लेकर 27। शाहजहां जिसका शासनकाल था 1628 से लेकर 58 तक, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब के रूप में विभिन्न व्यक्तित्व वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी मिले। उसके बाद से भैया घटने लगा था। तो औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक ले राज्य किया और ये 3 ही थे जो भारत पर नियंत्रण रखते थे, और इन तीनों के जीते जी किसी का औकात नहीं हुई कि भारत पे हमला कर देवे, किसी की औकात नहीं हुई। लेकिन इनके मरने के बाद सब तिलमिला उठे थे, और इन्हें तिलमिलाहट में कितनों का जान गया भैया, आप सोच नहीं सकते। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, लेकिन बीच में जो जनता पिस जाती है, बीच में जो सैनिक मर जाते हैं, उसका क्या भैया? उसका तो नाम निशान भी नहीं रहता है, उसको तो कोई अता पता ही नहीं, उसको जानता भी नहीं है। देखो भैया, मरेंगे अमीर, लड़ेंगे अमीर, लेकिन कूटे जाएंगे हम लोग, क्योंकि गेहूं के साथ घून भी पिसाता है, चाहे घून लाखों हो चाहे हजारों, पिसना तो भैया कंफर्म है। अब आगे देखते हैं। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा। इन तीनों के अधीन में जितना भी क्षेत्र था, विस्तार होते गया। यद्यपि इसकी गति काफी धीमी रही, लेकिन ठीक ठाक चलता रहा। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा, अलग अलग प्रकार से शासन किया और उन्हें सुदृढ़ किया, समृद्ध किया, और अपने राज्य को बढ़ाया, अपने राज्य को कायम किया, अपने राज्य को लागू किया, और अपने शासन को एकदम पुख्ता ताकतवर तरीके से झेला रखा, सब कुछ किया। आगे देखिए। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान, कब 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ था, और इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान, इसके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे, और मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। मुगल शक्ति का सबसे बढ़िया केंद्र जो था उसका दरबार था, क्योंकि दरबार में ही सब फैसला लिया जाता था, चाहे दिल्ली का दरबार हो, आगरा का दरबार हो, चाहे कहीं का भी, फतेहपुर सीकरी का दरबार हो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन वहां पर दरबार में ही हर फैसला को लिया जाता था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, बनाए जाते थे, और साथ ही श्रेणियां और हैसियत परिभाषित की जाती थी कि भैया आपकी श्रेणी कौन होगी, आपकी औकात कितनी होगी। बस मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। यहाँ पर देखो, जो मुगल साम्राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था जो थी ना, चाहे सैन्य शक्ति जो था, चाहे उपमहाद्वीप के विभिन्न परंपराओं को एक तरीके से काबू करके रखना, ये सब अनोखा था। इनकी नीति अनोखी थी, इनकी प्रणीति अनोखी थी, इनकी जो सोच था वो सोच अनोखा था। इसीलिए इन लोगों ने आगे चलकर बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन कुछ बढ़िया करोगे तो कुछ गलत भी करोगे भैया। अगर गलत नहीं करते तो मुगल साम्राज्य का सर्वनाश हिंदुस्तान से नहीं होता। अगर तुमने गलत किया, तुम्हारा सर्वनाश हुआ, 100% है कि तुम्हारा सर्वनाश हुआ, काम खत्म। 1707 के बाद, कब? 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब, तो उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत मरने के बाद राजवंश की शक्ति घट गई, क्योंकि दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर, दिल्ली, आगरा यूपी, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, तो इन तीनों जैसे इलाके में विभिन्न राजनीतिक नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली थी, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों ने, क्षेत्रीय राजाओं ने यहाँ पर शासन अपना जमा लिया, और जो केंद्र चलाता था, अब केंद्र की शक्ति भैया कम हो गई, क्योंकि सामने से सारा टांग छटका लिया सब, तो भैया केंद्र की शक्ति तो ऐसे ही कम हो जाएगी। तो केंद्र की शक्ति डगमगा गई, खत्म हो गई। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी, उनकी आभा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन 1857 में इस मुगल वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर
द्वितीय को अंग्रेज ने उखाड़ फेंका। उनके दोनों बेटों को आंख के सामने गोली मार दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया। कहां पे? अंडमान निकोबार में। जाओ बेटा जाके उधर मरो। तो अंडमान निकोबार के आगे एक और देश आता है, म्यांमार। तो म्यांमार के एक जेल में इनको भेज दिया गया था, उखाड़ मतलब यहां से लेकर वहां फेंक दिया गया था। ये सब बोला जाता है, बहुत जगह पर सुनने को मिला है, लेकिन हमने देखा है कि उनको किसी न किसी जेल में बुक किया गया था, भर दिया गया था, कैदी बना लिया गया था। इसमें आगे बताया जाएगा कि उनको कहाँ कैदी बनाकर रखा गया था, लेकिन इस अध्याय में नहीं। भारतीय इतिहास भाग 3 में आपको बताया जाएगा ये कैसे क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जब हम उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, विद्रोही राज्य पढ़ेंगे, उपनिवेशक शहर पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब के आंदोलनों के बारे में भी मालूम चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इतिवृत्तियों की रचना, इसमें हम बताएंगे कि इतिहास की रचना हुई कैसे। तो मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिहास साम्राज्य, इतिवृत्ति साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ पर देखो, मुगल बादशाहों के द्वारा तैयार किया गया उनका इतिहास, जो साम्राज्य का इतिहास था, उनके दरबार के अध्ययन का सबसे बढ़िया पुख्ता सबूत है, स्रोत है। और ये इतिवृत्ति मतलब ये इतिहास इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे कि भैया एक हमारे राज्य की अनोखा दृष्टि प्रस्तुत होगी समाज के सामने, देश के सामने, भविष्य के सामने। इसी दृष्टि को मायने रखते हुए इन लोगों ने अपना वृत्तांत को लिखा, इतिहास लिखा। इसी तरीके से इनका जो उद्देश्य जो था ना, इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। अब देखो, इनके लिखवाने का एक और भी यहाँ पर कारण था कि जिन लोगों ने मुगल साम्राज्य के सामने विरोध किया था कि भैया हम विरोधी हैं, तो उन विरोधों का पुख्ता जवाब दिया गया था और वो सारा विरोध असफल हुआ था, यह बताया जाता है इनके वृत्तांत में। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, जो भी शासक थे यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। यहाँ बताया जाता है कि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका शासन एकदम बढ़िया से उपलब्ध रहे, विवरण उपलब्ध रहे कि उससे कुछ सीखा जाए और ऐसा ही शासन किया जाए। इसके लिए इन लोगों ने बहुत कुछ किया, कूटनीति, कौन सी नीति, क्या नहीं सब किया, लेकिन फिर भी बोलते ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम दूसरे का सर्वनाश करोगे, तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए विधाता है, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा सर्वनाश करेगा तुम गलत करोगे तो। यहाँ पर फिर से हम रोशनी डालते हैं तो मुगल इतिवृत्तियों के लेखक मतलब मुगल इतिहास के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे, मतलब कोई इधर उधर की बहस नहीं, वो दरबारी थे, दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे, जो भी उन्होंने लिखा, उनके केंद्र बिंदु में थी, मतलब वो जो हुआ वही लिखा। और शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार और अभिजात, घटनाएं लिखना था, केंद्र की घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार और अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर, शाहजहां, आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी भी उसमें लिखी गई है। और इन सब की कहानियों पर आधारित इतिहासों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा ये संकेत करते हैं कि इसके लेखकों की निगाह में, इन सब के लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास जो था ना, बादशाह का इतिहास एक ही था। मतलब कुछ भी इतिहास हो, लेकिन बादशाह का इतिहास एक ही था। इसीलिए अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, औरंगजेबनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, ऐसे सारे किताब हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, एकदम आसानी से पढ़ोगे, आसानी से समझ में आएगा। तुर्की से फारसी की ओर, अब देखो तुर्की से ये फारसी की तरफ कैसे आ गए, इसको समझना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2.1 तुर्की से फारसी की ओर, मतलब तुर्की वो लिखते थे और फारसी पर कैसे आ गए।
तो मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे जाते थे, उर्दू में लिखे जाते थे, फारसी भाषा था। और दिल्ली के सुल्तानों के काल में, जब दिल्ली का सुल्तान चालू हो गया था, तो उस काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर देखा जाए तो हिंदवी और इसकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ फारसी, मतलब हिंदवी और क्षेत्रीय भाषा और फारसी दरबार दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई थी। बहुत बढ़िया उसको फला फूला वो सब, ठीक है। और बहुत बढ़िया से उसको सब लोगों ने समर्थन भी किया, क्योंकि मुगल चगताई मुल्क के थे। किसके? चगताई मुल्क के थे। चगताई मतलब मंगोल का जो पहल का राजा था, तो उसके मूल के थे, उसके वंशज थे। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। क्या थी? मातृभाषा थी तुर्की। और इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने स्मरण इसी भाषा में लिखे हैं, दूसरे भाषा में उन लोगों ने नहीं लिखा। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया, क्योंकि फारसी उस समय सब लोग जानना चालू कर दिए थे, सब कुछ को पता था। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और वैधिक संपर्क के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासी ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। भैया तुम फारसी को ही यहाँ पर अब दरबार का भाषा बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हम तुम पर हमला कर देंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे। लेकिन उससे अकबर तो डरता नहीं था, लेकिन कुछ कारण था जिसके वजह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी कारणवश, उसने फारसी को ही आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसे हिंदी को भी समर्थक देते थे, लेकिन हिंदी बोलने वाले कम थे। फारसी को दरबार की भाषा का उच्च स्थान दिया गया। अब सब कुछ जानने लगा था, उच्च स्थान मिल गया, तथा उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। जो ये अच्छा भाषा बोलता था उसको बढ़िया से सब कुछ सिखाया गया था। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। राजा, शाही परिवार और उनके दरबार के हर लोग फारसी भाषा बोल लेते थे। और कुछ और आगे देखा जाए तो यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई थी। सब लोग ये भाषा बोलने लगे थे, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया, तो सब सीख सीख कर अपना काम करने लगे थे। और जहां तक मैं यहाँ पर बात कर लूं तो फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी। वहां भी देखो प्रत्यक्ष प्रभाव में तो थी नहीं, क्योंकि उसका प्रयोग भी उतना नहीं होता था। वहां भी राजस्थानी, मराठी, अब देखो ये फारसी तो था ही, राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसके शब्दावली और मुहावरे ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। राजस्थानी लिखेंगे, मराठी लिखेंगे, तमिल वाले तमिल भाषा में लिखते थे। पहले तमिल में तेलुगु, कन्नड़ सब चलता, संस्कृत भी चलता था भैया। आज भी संस्कृत को बहुत महत्व देते हैं कर्नाटक में। आज भी बहुत सारे गांव में जाओगे तो आपको संस्कृत बोलने वाले नमूने मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। केवल संस्कृत, ओनली संस्कृत, खाली बोलिंग संस्कृत। चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, इसीलिए फारसी इन लोगों को जमता था। और वे जो थे ना, अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। ये फारसी भी बोलते थे, अन्य भारतीय भाषा भी बोलते थे। अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से, स्थानीय भाषाओं को अनुवाद कर देने से, समझ लेने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया और फारसी भी हिंदवी में मिल गया। उसके बाद से फारसी के हिंदवी के साथ परस्पर संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। फारसी और हिंदी मिलाकर एक नया शब्द आ गया, उर्दू। तो उर्दू शब्द यहाँ पर चला और उर्दू भाषा निकल कर सामने आया और उर्दू सब कोई बोलने चालू कर दिया। शब्द वही, बस मिलावट हो गया भैया। तो फारसी और हिंदी का बच्चा कौन सा? उर्दू। तो उर्दू सामने आ गया, सब लोग उर्दू में बोलने लगे। गुजाहिर है प्रभु, गुजाहिर है, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही लोग बोलना चालू कर दिए थे। अब देखते हैं, अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे। किसमें? फारसी भाषा में लिखे गए थे। जबकि अन्य जैसे बाबर के
स्मरणों जो उनकी याद शक्ति से लिखा गया था, तो बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। बाबर जो तुर्की भाषा में लिखे थे, तो तुर्की के भाषा में, तो उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, फारसी से फिर उर्दू में किया गया, उर्दू से फिर हिंदी में किया गया, आज उसको इंग्लिश में किया गया। हर भाषा में लोग उसको पढ़ सकते हैं। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे सांस्कृतिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किए। कौन कौन? मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे सांस्कृतिक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किए जाने का आदेश दिया कि भैया इसको फारसी में अनुवाद करो, चलो भिड़ जाओ। और जो महाभारत का किताब का उन लोगों ने अनुवाद किया, तो उसका नाम रखा था रजमनाना के नाम से उन लोगों ने किताब लिखा। उसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। किसका? युद्धों की पुस्तक के रूप में उसका नामकरण हुआ था। अब मैं पांडुलिपियों की रचना में बताता, लेकिन अफसोस समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको ये पढ़कर खत्म करता हूँ। लिखित शब्द की उड़ान। अबुल फजल के शब्द में यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है, बढ़िया रूप दे सकता है, और इस तरह वह वैदिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है और जो उसे सुनने के लिए क्या करता है? सुनने के लिए उपस्थित होता है। देखो भैया, नया शब्द आएगा तो हर लोग सुनने के लिए हाजिर रहते हैं। तो लिखित शब्द ने केवल पास रहने वाले लोग बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाया। जो लिखकर भेजे जाते थे, दूर दूर तक लोग पढ़ सकते थे, लेकिन बोला वाला सामने वाला सुनेगा, उसके बाद तो सुन नहीं सकता है। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। अगर लिखित ना हो तो उच्चारित शब्द बहुत जल्दी मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रहेगी, चाहे नहीं रह जाएगी, जो दिवंत हो चुके हैं, जो बीत चुके हैं, जो हम लोगों ने उसको छोड़ चुका है। सामान्य समझ के लिए तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञा दीप मतलब चिराग समझ में आता है। चिरागे सीनाशाई दिखाई देता है, नजर आता है, और अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काल दिखाता है। तो भैया हम लिख कर दिखा रहे हैं, आगे आप भविष्य में पढ़ सकते हैं। अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश था जिस प्रकार एक तिल है। क्या है? एक तिल है जो इस बुरी नजर से बचाता है। भैया एक तिल, काला तिल जो बुरी नजर से बचाता है। ऐसे काला कलर भूत प्रेत से बचने के लिए लोग कर लेते हैं, टिक्का टुकी, कजरा उठा। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है कि भैया एक खत का आविष्कार किया गया, पत्र लिखा गया था। एक तरीके से एक अनोखा मौका था। तो इन विचारों की दुनिया से निकला हुआ खाका है और दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है। क्योंकि दिन कब आता है? जब अंधेरा खत्म होता है। अंधेरा आता है तभी दिन होता है, अंधेरा नहीं आए तो दिन आ ही नहीं सकता है। ज्ञान से भरा हुआ घना बादल पत्र मौन होते हैं। क्या होते हैं? पत्र। यहाँ पर देख लो, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल पत्र मौन होता है, फिर भी वे बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं इसको आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं। यहां से आपको समझने की बात आ जाती है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकला हुआ खाका है। विचारों की दुनिया से निकला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली रात रोशनी है, दिन को लाने वाली गहरी रात रोशनी है, और ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है और पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं। पत्र मौन होते हैं फिर भी वह बोलते हैं, और स्थिर होते हैं फिर भी वह सफर करते हैं। हिल डुल नहीं सकते फिर भी वह एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं। और पन्ने पर फैले हुए
फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। जो पढ़ने पर लिखा हुआ रहता है वो फिर भी ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। क्या बात लिखी है, माशा अल्लाह, क्या बात लिखी है, बहुत बढ़िया। हम अगले भाग में पढ़ेंगे पांडुलिपि की रचना, और उसके बाद ठीक नीचे रंगीन चित्र चालू हो जाएगा कि कपड़ा है भैया, रंगीन चित्र कपड़ा हो गया, चाहे मंदिर मस्जिद में ये लिखे जाते थे, तो ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जो भी डाउट होगा आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपके डाउट का। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे।